स्टार्टिंग कंपनी अकाउंट्स। कंपनी हम किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये जान लें व्हाट इज अ कंपनी। कंपनी जो है बेसिकली, अगर हम रीड करें इसकी डेफिनेशन, अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस। ठीक है, कुछ लोग, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो मिलकर एक बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो वो एक इसको कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवा सकते हैं। कंपनी की क्या खास बात होती है, कंपनी की एक अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे हम चार पार्टनर्स हैं, चारों ने मिलकर स्कूल खोला है, अगर वो एक किसी एक बंदे के नाम पे स्कूल रजिस्टर हो सकता है, चार लोगों के नाम पे नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक कंपनी बना लो तो कंपनी के नाम पर रजिस्टर हो सकता है। इसी तरीके से कोई बिजनेस आप कर रहे हो, आप चार पार्टनर्स हो, अब पार्टनर्स हो गए तो आप कोई प्रॉपर्टी लोगे, किसके नाम पे होगी प्रॉपर्टी? किसी एक इंडिविजुअल के नाम पे हो सकती है, चारों पार्टनर्स के नाम पे हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी होगी, कंपनी अगर प्रॉपर्टी बाय करती है तो वो किसके नाम पे होगी? कंपनी के अपने नाम पे। कंपनी की एक लीगल हैसियत है, एक लीगल पोजीशन है, लीगल आइडेंटिटी है कि कंपनी जो है वो कोई प्रॉपर्टी भी अपने नाम से खरीद सकती है, बैंक अकाउंट भी अपने नाम से खोल सकती है। कंपनी किसी के ऊपर केस करना चाहे तो अपने नाम से केस कर सकती है। इंडिविजुअल के लिए ये नहीं हो सकता, सोल ट्रेडर में ऐसा नहीं हो सकता। सोल ट्रेडर अगर कोई बंदा है, उसके स्कूल है, वो इम्तियाज सुपर मार्केट है, अगर वो सोल ट्रेडर होगा तो वो उसके नाम पर अकाउंट जो भी खुलेगा उसमें ओनर के नाम में उस बंदे का नाम होगा। लेकिन कंपनी के अंदर क्या होगा? कंपनी का नाम होगा। ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या होता है कि ना, कहते हैं कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, जो ओनर होते हैं। कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। और जो कंट्रोल कौन करता है कंपनी को, चलाता कौन है? डायरेक्टर्स चलाते हैं। डायरेक्टर्स को कौन नॉमिनेट करता है? शेयर होल्डर्स उनको नॉमिनेट करते हैं, इलेक्शन होता है। जैसे कंट्री, एक मुल्क है हमारा पूरा, अब जितने जो मुल्क के जो शहरी हैं, जो सिटीजन हैं, हर बंदा उस कंट्री को ओन करता है। लेकिन उसका जो है, कहते हैं जो चला कौन रहा होता है इस मुल्क के, इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो चला रही है ना। गवर्नमेंट को हम इलेक्ट करते हैं, वो चलाती है गवर्नमेंट, वो हमसे फिर इलेक्शन के बाद हमसे कुछ नहीं पूछेगी। इसी तरह से यहाँ पर भी होता है। कंपनी में क्या हुआ है, शेयर होल्डर्स ने क्या किया, डायरेक्टर्स को इलेक्ट करके डायरेक्टर बना दिया। अब डायरेक्टर्स रोजमर्रा की चीजों में शेयर होल्डर्स से कोई बात नहीं पूछेंगे, वो अपनी मर्जी से, उनको जो समझ में आएगा वो करेंगे, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव हैं शेयर होल्डर्स के। क्या होगा, हाँ कोई बड़ा मेजर डिसीजन होगा तो उसमें दोबारा से शेयर होल्डर्स की जो है वो ओपिनियन ओपिनियन ले लेंगे उनसे। एनुअल जनरल मीटिंग होगी। एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होती है, जिसमें शेयर होल्डर से ओपिनियन लिया जाता है बहुत सारी मेजर चीजों के ऊपर। और अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम आ जाए, तो साल के बीच में भी मीटिंग हो सकती है। जरूरी है एनुअल जनरल मीटिंग ही हो, उससे पहले के अलावा भी हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कंपनीज दो तरह की होती हैं, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है जिसके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड ना हो। उसके शेयर हम अपने जान पहचान वालों को ही बेच सकते हैं। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो जान पहचान वालों के अलावा जनरल पब्लिक को भी हमारी कंपनी के बारे में पता चल जाता है, तो वो लोग भी आके हमसे खरीद सकते हैं, कोई भी रैंडम पर्सन। कोई भी रैंडम पर्सन ऐसा हो जिसका स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुला हुआ हो, तो वो देखेगा अच्छा ये भी लिस्टेड कंपनी है, तो वो आपकी शेयर खरीद सकता है। शेयर कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर मतलब जो कंपनी के जो मेन शेयर होल्डर होते हैं वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ही होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कहते हैं जो मतलब आम शेयर होल्डर्स, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उनके पास एक वोटिंग राइट है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को क्या क्या मिलता है? इन्वेस्टमेंट करता है वो, रिटर्न को डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड उसको मिलेगा, डिविडेंड कब मिलेगा? अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा जब भी मिलेगा, जाहिर है। और प्रॉफिट होने के बावजूद समटाइम्स शेयर होल्डर्स चाहें तो डिविडेंड ना दें, डायरेक्टर्स चाहें तो ना दें, कि अगर वो कंपनी को एक्सपैंड करना चाह रहा है, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। डिविडेंड देने से क्या होता है, बिजनेस में पैसा कम हो जाता है। आपकी बात समझ में आ रही है? जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम पार्टनर्स हैं, हम एक स्कूल चला रहे हैं, हमें पता है अगले साल एक नई ब्रांच खोलनी है, तो हम क्या बोलेंगे? हम कह देंगे भाई इस साल जो भी प्रॉफिट होगा कोई भी उठाएगा नहीं, किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम अगले साल अगर नई ब्रांच डालना चाह रहे हैं, सबको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो नई ब्रांच कैसे डालेंगे? समझ आ रही है ना आपको बात? हाँ, सैलरी है, बोलेंगे सैलरी ले लो, कोई बात नहीं, सैलरी से अपना घर का खर्चा चला लो। लेकिन प्रॉफिट नहीं उठाएगा कोई भी, क्यों? क्या नई ब्रांच डालनी है। समझ आ रही बात? इस तरीके से शेयर होल्डर्स के साथ भी किया जा सकता है। पार्टनर्स बोले और डायरेक्टर्स बोले भाई हमें एक्सपेंशन करनी है, वी कांट गिव डिविडेंड। डिविडेंड देने से बिजनेस में पैसा क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, कैश फ्लो की शॉर्टेज हो जाती है। अच्छा, इसी तरीके से डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, कितना मिलेगा ये भी फिक्स नहीं है, और मिलेगा भी क्या नहीं, ये भी नहीं फिक्स। प्रॉफिट के ऊपर भी डिपेंड करता है, डायरेक्टर की मर्जी के ऊपर भी करता है। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। दूसरे शेयर होल्डर्स क्या होते हैं हमारे, अच्छा ये ऑर्डिनरी शेयर आ गए। इसके बाद राइट इशू किसको बोलते हैं? राइट इशू कहते हैं हम अगर कभी भी हमारे पास कुछ शेयर्स हम सेकंड टाइम इशू करना चाहें। अगर एक तो बस शेयर इशू हो गए, कंपनी फर्स्ट टाइम फॉर्म हुई, लोगों ने शेयर खरीद लिए, वो लोग कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स बन गए, शेयर होल्डर्स बन गए।
अब क्या होगा, दोबारा कंपनी को शेयर इशू करना है और पैसों की जरूरत है, एक्सपेंशन मजीद करनी है और फंड चाहिए। पहला हक किसका बनता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। उनको बोलेंगे यार कि अगर आप लोग मजीद और इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो कर लो। अगर वो मना कर देते हैं फिर हम आउटसाइडर्स को कह सकते हैं कि भाई कोई और लेना चाह रहा है तो ले ले, हमें तो फंड चाहिए। अगर हम पार्टनर्स भी हैं, बिजनेस को फंड चाहिए, तो हम पहले क्या बोलेंगे, अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही कहेंगे ना कि यार अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हो मजीद और इन्वेस्टमेंट कर लो, तो जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा उसकी शेयर और परसेंटेज बढ़ जाएगा प्रॉफिट का। वरना अगर नहीं करना चाह रहा हो कोई तो फिर बाहर वाले को ऑफर करेंगे। फर्स्ट राइट किसका बनना चाहिए? राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। इसीलिए इसको बोलते हैं राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या था? राइट इशू इज द इशू ऑफ शेयर्स, राइट इशू इज द इशू ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग्स। राइट इशू जो होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है। बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू इज द इशू ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बोनस इशू होता है ना वो क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पैसों का नहीं होता। राइट इशू जो होता है वो क्या होता है? पैसों का होता है। राइट इशू और बोनस इशू दोनों ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। बोनस शेयर्स क्यों देते हैं हम? पता है, जब कभी कभार ऐसा हो, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि यार हम जो है ना, क्या कहते हैं, इस वक्त हमारे पास पैसा नहीं है शेयर होल्डर्स को देने के लिए, फंड्स की शॉर्टेज है, लेकिन शेयर होल्डर्स को खुश भी करना है, तो बेहतर तरीका क्या है? शेयर होल्डर्स को अगर हम बोनस शेयर दे दें तो बोनस शेयर्स क्या होते हैं? फ्री में शेयर जाएंगे, लेकिन क्या होगा, हमारे जेब से कैश नहीं जाएगा। उसके लिए बोनस शेयर्स के लिए हमें कोई ना कोई फंड रिजर्व तो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। क्या रिजर्व इस्तेमाल करेंगे? या तो हम सबसे पहला उसके लिए वो क्या है, प्रायोरिटी क्या है? बोनस इशू के लिए हमें ना कुछ वो दिए हुए हैं, वो दिया हुआ है, ऑर्डर ऑर्डर दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या खर्च करोगे? शेयर प्रीमियम खर्च करोगे। शेयर प्रीमियम खत्म हो गया, फिर आप क्या करोगे? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी खत्म हो गया, फिर आप क्या करोगे? रिटेन्ड अर्निंग्स। इस तरीके से इस ऑर्डर में चलोगे। सही है? मतलब कोई ना कोई रिजर्व तो इस्तेमाल करना है, लेकिन बात यह है कि कैश नहीं जा रहा ना। एक पेपर जा रहा है हमारे पास से, खुद प्रिंट करना है हमें। क्या मसला है? शेयर होल्डर खुश हो जाएगा। शेयर, अच्छा एक बात बताओ, वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बोनस इशू करने से क्या होता है? शेयर की वैल्यू बढ़ती ही कम होती है? सोचें जरा, आप लोग सोच के बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। बोनस शेयर से शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। अगर हम बोनस इशू करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे शेयर, इस तरह एक कंट्री है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो इनके लिए तो बहुत आसान तरीका है ना कि यार ये तो आप नोट प्रिंट कर लें। क्या ख्याल है? नोट प्रिंट कर लें, जान छूट जाएगी। बिला वजह जो है क्यों लोगों के ऊपर टैक्स लगाते हैं? छाप लें खुद ही। नहीं, अगर ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो हमारे नोट्स जो एग्जिस्टिंग है मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप नोट्स जो है प्रिंट नहीं कर सकते, आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। जिस चीज की सप्लाई बढ़ाओगे उस चीज की वो हो जाएगी, वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। एक तरीका तो ये इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई कंपनी की जो शेयर्स की जो वैल्यूएशन लगाई जाती है, किस तरह लगाई जाती है? ऐसी तो लगाई जाती है कंपनी की कोई ना कोई बेसिस होती है शेयर्स की वैल्यू लगाने की। हर मार्केट में एक डिफरेंट बेस होती है। किसी किसी मार्केट में पता है क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो है ना, क्या कहते हैं, अगर प्रॉफिट जितना आएगा ना, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कोई एक नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 20, एग्जांपल दे रहा हूँ, या प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5, अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये जो है ना, क्या कहते हैं, हमारा क्या होता है, एक तरह से कभी कभार शेयर्स की वैल्यूएशन निकालने का तरीका होता है। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ मिसाल के तौर पर, मेरे जो कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो शेयर्स की टोटल वैल्यू है, शेयर्स की टोटल वैल्यू अगर 50 लाख है और 1 लाख मेरे शेयर होल्डर्स हैं, 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, तो हर शेयर की वैल्यू कितनी बनी? 50 रुपए। सोचे ना जरा और से, मेरी बात सुने और इजी कर देता हूँ। चलो मैं, अगर मैं कहता हूँ मेरी पूरी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स भी मेरे जो है 50,000 है, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी बनी? $2। लेकिन अगर मैंने जो 50,000 शेयर होल्डर्स हैं, हर शेयर होल्डर को मैंने क्या बोला, मैंने 20,000 शेयर बोनस शेयर दे दिए, अब मेरा क्या होगा? 100,000 डिवाइडेड बाय 70,000 हो जाएगा ना। एक शेयर मेरा कितने का हो जाएगा? 1 पॉइंट कुछ का हो जाएगा। समझ आ रही बात? 1 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 4 5, ऐसे कुछ। मैं एग्जाम अंदाजा से लिख रहा हूँ, प्रीमियम नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि टोटल शेयर्स की जो टोटल कंप्लीट वैल्यूएशन, शेयर्स की वैल्यूएशन जो है ना वही रहेगी। शेयर्स की वैल्यूएशन किस तरीके से निकलती है कि आपके शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो या ज्यादा हो, कंपनी की वैल्यूएशन निकलती है। कंपनी की पूरी कंपनी कितने की है? 1 लाख रुपए की कंपनी है, अगर 50,000 शेयर होल्डर हैं तो हर शेयर 2 रुपए का हुआ। कंपनी 1 लाख रुपए की है, अगर 70,000 शेयर होल्डर होंगे तो एक शेयर शायद 1.5 रुपए का हो जाए। 80,000 शेयर, 1 लाख शेयर होल्डर हो जाए तो एक शेयर कितने का हो जाएगा? 1 रुपए का हो जाएगा।
हाँ, अब आगे ज़ाहिर है डिविडेंड भी कम मिलेगा पर शेयर होल्डर, अगर देखा जाए तो इतने ज्यादा वो दे दिए तो, लेकिन स्टिल शेयर होल्डर खुश हो जाते हैं। क्यों? अगर हम बोनस शेयर देते हैं तो हमारा तो देखा जाए तो जेब से कोई पैसा भी नहीं जा रहा, और शेयर्स की प्राइस भी कम हो रही है, लेकिन शेयर होल्डर्स आर स्टिल हैप्पी। क्यों? क्योंकि इसकी एक वजह ये होती है कि एक तो बात ये होती है कि इंसान को लग रहा होता है मुझे कुछ मिला है, ठीक है ना, कुछ पैसे मिल रहे होते हैं। दूसरी बात ये समझ लो कि आप जो है ना, ये वही बात हो गई जैसे कि ईद के दिन अगर तुम्हारे पास बच्चे आए, कोई बच्चा है 500 का नोट तुम मुझसे लो, बोल लाओ बेटा एक लेके तुम्हें 500 के कड़क नोट दे रहा हूँ, तो बच्चा भी तो खुश होकर चला जाता है ना कि यार 5 मिल गए यार। तो यही शेयर होल्डर के साथ हम करते हैं, जब कंपनी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देती है तो यही करती है कि उसका एक शेयर जो है, उसका जो 2 रुपए का शेयर होता है उसकी जगह उसको फ्री में उतने ही शेयर और दे दे, तो उसके हर शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। समझो कि 500 का नोट लिया कंपनी ने आपसे और आपको 100 100 के 5 कड़क नोट देती है, तो आप खुश हो गए कि मुझे 5 नोट मिल गए। लेकिन एक बात पता है क्या है, सम टाइम्स ये थोड़ा सा बेनिफिशियल एक तरह से ये हो जाता है कि अगर मेरे पास एक 2000 गज का प्लॉट है, उस प्लॉट को जब मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे शायद इतने बायर ना मिले, लेकिन अगर मैं 500 500 गज के 4 प्लॉट कर दूं तो 500 500 गज के घर आराम से बिक जाते हैं। समझ आ रही बात ना? अगर ये 2000 गज का प्लॉट कहीं पर अगर 20 करोड़ का है ना, तो ये 500 500 गज का जो प्लॉट होगा 5 5 करोड़ का नहीं होगा, 6 6 करोड़ में ही बिक जाएगा। तो ये जब कोई चीज अगर छोटी हो जाती है ना, तो उसको बेचने का यूं यूं ऐसे उसकी जो है ना क्या कहते हैं, सेलिंग सेलेबिलिटी बढ़ जाती है, एक तरह से डिमांड बढ़ जाती है, उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो ज्यादातर वो कंपनीज ये काम करती हैं, बोनस शेयर्स देती हैं जिनके शेयर्स ऑलरेडी बहुत महंगे हैं। जैसे यूनिलीवर वगैरह का अगर आज पाकिस्तान में काफी महंगा शेयर, हजारों में शेयर है, तो एक शेयर की पार वैल्यू जो है 10 रुपए है। यूनिलीवर की फेस वैल्यू जो है शेयर की 50 रुपए है, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस मुझे आज का नहीं पता, आज से 4 5 साल पहले मैं देखी थी 20 या 22 हजार रुपए थी एक शेयर की, एक शेयर की। तो अब बाकी सारा प्रीमियम है, समझो इतना महंगा। तो वो, और लेने भी क्वांटिटी में होते हैं, कम से कम 5000 शेयर ऐसा कुछ है कि आप खरीदना जरूरी है, मतलब अच्छे खासे हो जाएंगे ना, करोड़ों में हो जाएंगे। तो अब क्या है कि इतने बायर नहीं मिलते, तो इस वजह से यूनिलीवर वाले साल में 4 5 दफा बोनस शेयर देते हैं, ताकि शेयर की प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब आसानी से बेच सको आप एक चीज ना। ठीक है ना? तो ये सिस्टम है। तो समटाइम्स ये फायदा हो जाता है आपको, छोटी चीज आसानी से बिक जाती है आपकी। अच्छा, और जाते हैं हम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब तो ये होता है कितना जो है एक कंपनी को ऑथराइज है कि कितना आप शेयर इश्यू कर सकते हो। इश्यूड शेयर कैपिटल मतलब जो एक्चुअली इशू हो गए। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मतलब जो कॉल्ड अप मतलब ये समटाइम्स कंपनी क्या होती है कि कुछ बार वो भी करती है कि पूरा कॉल नहीं करती, कंपनी कहती है भाई ठीक है यार, हमने एक शेयर $2 का है, जिसे को शेयर खरीदने हैं वो शेयर खरीद ले, लेकिन अभी इंस्टॉलमेंट में पैसे ले ली कंपनी। बोला अच्छा $0.5 अभी दे दो, फिर हमें जब जरूरत होगी हम मांगते रहेंगे, तो ये कॉल्ड अप कहला, जितना कॉल कर लिया कंपनी ने कॉल्ड अप। पेड अप कैपिटल मतलब जो कॉल में से लोगों ने जितना पे कर दिया वो। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इट इज द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व इट इज द अमाउंट सेट असाइड फॉर फ्यूचर यूज, कुछ पैसे अलग करके रख देना, बुरे वक्तों के लिए काम आए। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का फर्क। ऑर्डिनरी शेयर तो हमने पढ़ लिया ना, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होता है कंपनी का मालिक, ठीक है, उस बंदे के पास रिस्क भी होता है, उसका रिवॉर्ड भी उसका होता है। रिस्क भी उसने लिया है कि भाई अगर नुकसान हुआ तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन रिवॉर्ड भी उसी का है कि अगर नफा बहुत हुआ कंपनी को तो उसको ज्यादा भी मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाला जो बंदा होता है ना, ये भी कंपनी का मालिक ही है, ओनर ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा ओनर है, थोड़ा डरपोक ओनर है, ज्यादा फुल रिस्क नहीं ले सकता ये बंदा ऐसा हाइब्रिड मॉडल पे चल रहा है। ये बोल रहा है मैं प्योर रिस्क नहीं ले सकता कि यार पता नहीं नफा हो तो बड़े मजे और नहीं हो नुकसान हो तो मैं नुकसान भी उठाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। कह रहा है मुझे थोड़ी सी श्योरिटी चाहिए। तो क्या करेगा ये, वो है जो कि रेट ऑफ डिविडेंड अपना फिक्स करवा लिया, उसने कहा नहीं यार मेरा डिविडेंड की परसेंटेज क्या कर दो, फिक्स्ड, ठीक है, डिविडेंड की परसेंटेज उसकी फिक्स कर दो। तो अब जो है कहते हैं एक और बात उसने ये भी बोल दिया भाई मुझे पहले डिविडेंड चाहिए, अगर डिविडेंड प्रॉफिट कम हुआ ना तो ऑर्डिनरी को बाद में देना, पहले मुझे देना। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस मांग रहा है वो अपने ऊपर। ठीक है ना, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है ना, अगर खुदा ना खास्ता घर में जो है कभी हालात बुरे हो जाए तो क्या बोलते हैं, चलो यार बच्चों को पहले खाना खिला के सुला दो, बड़े गुजारा कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होंगे वो क्या होंगे, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, अगर बच्चों की पॉकेट मनी बहुत कम है, 2000 रुपये पॉकेट मनी है महीने की, और बड़े की जो पॉकेट मनी है महीने की अगर 25 हजार रुपये है, तो अब आप क्या करोगे? हालात खराब होंगे, पहले इसको दोगे या पहले इसको दोगे?
बड़े को क्यों देंगे भाई, क्या हो गया भाई, बच्चे को देंगे ना, उसके बेचारे के है ही 2,000 रुपए, उसको देके फारिग करेंगे, बोलेंगे भाई कोई बात नहीं तुम संभालो। बड़े को बोलेंगे भाई तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो थोड़ा सा। ठीक है। तो यही बात होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है ना वो बच्चा है घर का। ठीक है। उसको बोलते हैं भाई ठीक है, उसको पहले भी देंगे, सबसे पहले भी देंगे उसको। ठीक है, फिक्स भी देंगे उसको, ज्यादा भी नहीं देंगे। हालात बहुत अच्छे होगा तो थोड़ी बोलेंगे ये लो बेटा 1 लाख रुपए जाओ चीज खा के आओ, ये थोड़ी हो सकता है। तो अगर हालात बहुत अच्छे भी हो गए तो बच्चों को थोड़ी बिगाड़ेंगे, बिगड़ जाएंगे ना बच्चे। तो उनको लिमिटेड ही अमाउंट मिलेगी, जो उनकी फिक्स अमाउंट है उनको वही दी जाएगी। ठीक है। और उनका लेकिन वोटिंग राइट कोई नहीं होगा। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है उसका वोटिंग राइट कोई नहीं होता। उसको, बच्चों को कभी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। उनको बोलेंगे बेटा आपको आपके फिक्स पैसे मिल रहे हैं, ये लो खर्ची लो जाओ चीज खाओ। घर के जो है बड़े फैसला कर रहे हैं। तो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं वो घर के बड़े हैं। ठीक है, वो लोग जो है फैसला भी करेंगे, उनके पास वोटिंग राइट भी है। वो रिस्क भी लेंगे और रिस्क भी उठाएंगे और रिवॉर्ड के मजे भी लेंगे, जब अगर रिवॉर्ड अच्छा होगा और हालात अच्छे होंगे तो। ठीक है। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वो हैं जो कि घर के बड़े हैं। ठीक है। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो कौन से हैं, जो छोटे हैं, बच्चे हैं। तो उनको जो है थोड़ा सा जो है हम फिक्स अमाउंट जो है डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं कर रहे। ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है ना ऐसे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर उन्होंने तो कोई रिस्क ही नहीं लिया, वो किस बात के ओनर हुए। बिजनेस का ओनर एंटरप्रेन्योर वो होता है जो रिस्क लेता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कोई तो रिस्क तो लिया ही नहीं, वो तो डिविडेंड अपना फिक्स चाह रहा है, बोल रहा है मेरी परसेंटेज फिक्स करो। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। थोड़ा रिस्क तो उसका है। रिस्क सबसे बड़ा उसका ये है कि वो बिजनेस में उसने पैसा तो लगाया है ना अपना। अगर उसका पैसा ही डूब गया तो वापस ही नहीं आया तो पैसा, रिस्क तो लिया है उसने। उसको मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगी कि प्रॉफिट आएगा पहले उसको मिलेगा, बाद में ऑर्डिनरी को। आया ही नहीं तो प्रॉफिट, उसका भी गया। प्रॉफिट ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आया तो फिर। ठीक है ना। फिर तीसरी चीज आती है डिवेंचर्स। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अंदर एक और बात है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ना दो आते हैं, अब हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, A2 में ज्यादा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रेफरेंस में एक होता है रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो कि कहते हैं अपना शेयर्स वापस करके पैसे रिटर्न ले लें अपने। उन्होंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है कुछ अरसे के लिए, थोड़े से टाइम के लिए पैसा लगाया है। ठीक है, अटेंशन यहाँ पे बेटा, मोबाइल रख दो। ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं कि जो है कहते हैं मनी विल बी रिटर्न टू देम आफ्टर सम इयर्स। डिसाइडेड होगा इतने सालों के लिए पैसा लगाया मैंने। अब इतने सालों के लिए पैसा लगाया तो वो क्या है हमारे पास, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन रिडीमेबल क्या है, जो हमेशा हमेशा के लिए हैं। ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं वो कौन से, रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल दोनों होते हैं। जो नॉन रिडीमेबल होंगे वो जो है कहते हैं उनको पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है। दे कैन नॉट टेक देयर इन्वेस्टमेंट बैक। तो इस वजह से ये लोग क्या है, पार्ट ऑफ इक्विटी है। लेकिन नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है ना, दे आर कंसिडर्ड एज, दे आर कंसिडर्ड एज अ नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस, आप लोग सब मेरी तरफ अटेंशन रखें। अगर प्रेफरेंस शेयर हो जो कि रिडीमेबल हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये लोग इक्विटी का पार्ट ही नहीं है, मतलब हाइब्रिड मॉडल ही नहीं है। ये तो दोनों में से रिस्क ही नहीं ले रहा ना। नंबर वन तो इसने क्या बोला कि मैं जो है अपना पैसा लगा रहा हूँ, इतना हर महीने फिक्स पैसे लूंगा, या हर साल इतने फिक्स रिटर्न लूंगा, और इतने सालों के बाद अपना जो पैसा लगाया वो भी रिटर्न ले लूंगा। इसका मतलब तो ये तो लोन हो गया ना यार, सॉर्ट ऑफ लोन हो गया है। तो आपने मुझे लोन दिया है, हर साल का डिविडेंड भी फिक्स ले रहे हो और पैसा भी, इन्वेस्टमेंट भी, प्रिंसिपल अमाउंट वापस ले रहे हो। दोनों में से एक भी चीज होती है ना, चलो यार पैसा फिक्स ले रहे हो लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं ले रहे हो, इसका मतलब आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि मैं निकालूंगा नहीं पैसा वापस, पैसा लगा दिया, अब मैं इससे प्रॉफिट कमाता रहूंगा सालों साल तक। ये थोड़ी बोलूंगा इतने सालों के बाद मेरा जो पैसा लगाया वो मुझे रिटर्न करो। ऐसा नहीं हो सकता, इस बात को समझने की कोशिश करें आप लोग। ठीक है। तो ये जो है ना नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्या बोलते हैं, इट इज ट्रीटेड एज अ लोन एंड इट इज रिकॉर्डेड, इट्स डिविडेंड इज रिकॉर्डेड इनकम स्टेटमेंट एज फाइनेंस कॉस्ट।
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी होगा ना, उसको भी हम क्या कंसिडर करेंगे, इंटरेस्ट ही कंसिडर करेंगे। और आखिर में है डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है, व्हाट इज द डिवेंचर? डिवेंचर किसको कहते हैं हम? डिवेंचर कहते हैं हम लोन को। इट इज अ लोन टू द जनरल पब्लिक, लोन टू द कंपनी, लोन, इट इज अ लोन टू द कंपनी बाय जनरल पब्लिक। डिवेंचर्स क्या होता है? डिवेंचर्स एक ऐसा लोन है कि जो कंपनी को मिला हुआ है, लेकिन किसने दिया है लोन? जनरल पब्लिक ने। ठीक है, कैरिंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है। ऑल्सो द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड आफ्टर सर्टेन ईयर्स। ठीक है, जनरल पब्लिक है। जैसे हम लोन लेने जाते हैं किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं, इससे बेहतर है हम ये करें कि जनरल पब्लिक से लोन ले लें। हम बोले भाई कौन कौन हमें लोन लेने चाह रहा है, तो लोग अगर हमारी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते होंगे, लोग हमें लोन दे देंगे। एक बंदा है, इंसान हूं मैं, मुझे अगर मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, उसको कोई कहीं इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही, बैंक में जाकर रखवा देता अपने पैसे। बैंक वाले उसको क्या देंगे? रिटर्न देंगे, इंटरेस्ट। दूसरा बंदा बैंक से आता है, दूसरा बंदा बोलता है भाई मुझे लोन चाहिए, तो वो जिससे इस बंदे से पैसे लिए होते हैं वो बैंक आगे चला देता है। ठीक है ना, बैंक ये पैसे लेके आगे चला देता है, दूसरे बंदे को दे देता है, वहां से इंटरेस्ट लेता है। एक जगह से बैंक इंटरेस्ट लेता है और दूसरे बंदे को इंटरेस्ट पे करता है। बैंक बेसिकली होता है ब्रोकर। बैंक क्या कर रहा है? बैंक अपना पैसा नहीं लगाता, बैंक यहाँ से पैसा लेता है और दूसरे को देता है। एक बंदे आपसे पैसा लेगा, दूसरे को इन्वेस्टमेंट के तौर पर दे देगा। और बीच में बैंक का कट होता है। कट क्या होता है कि भाई एक बंदे को अगर बैंक ने लोन इंटरेस्ट पे दिया है पैसा, फॉर एग्जाम्पल वहां से इंटरेस्ट आ रहा है 15% का, तो यहाँ से लेगा बैंक 10% का। समझ आ रही बात? वहां से 15% का इंटरेस्ट लिया और इस बंदे को 10% का इंटरेस्ट दे दिया, बीच में 5% बैंक का कट। तो अगर हम डिबेंचर पे जाते हैं तो ये कट क्या हो जाता है? बैंक का खत्म। हम डायरेक्ट पार्टी से ले लें। क्यों बैंक बीच में इन्वॉल्व होता है पता है? ट्रस्ट इशू के लिए। जो लेंडर है वो बोलेगा भाई मैं कैसे वसूल करूंगा अगर अगले बंदे को मैंने जिसको लोन दिया उसने रिटर्न नहीं किए तो। बीच में बैंक आ जाता है, तो बैंक की जिम्मेदारी होती है पैसा रिटर्न करना। ठीक है, तो बैंक बीच में जो ब्रोकर के तौर पे आ जाता है ना, उससे फायदा ये होता है कि ट्रस्ट इशू मेंटेन नहीं आता। बैंक ने जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन की होती है, बैंक के पास टीम होती है, कोई पैसा नहीं भरे तो बैंक को वसूल करने भी आता है। बैंक के पास दोनों तरीके होते हैं, एक तमीजदार तरीका भी होता है, और कोई नहीं माने तो फिर भाई लोगों से भी बैंक की जो है थोड़ी बहुत सेटिंग होती है कि यार ये हमारे पैसे नहीं दे रहे तो आप निकलवा के दो। ठीक है, जिसको हमारे सिलेबस के तौर पे कहते हैं फैक्टरिंग ऑफ डेट। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, अब आप बैंक देखो, बैंक क्या करता है, बैंक समझदार है, बैंक देने से पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेता है। बैंक देने से पहले इन्वेस्टिगेशन करता है कि भाई ये बंदा है। अब पे लोन याद रखना, कभी भी उस बंदे को लोन नहीं देना जिससे तुम निकलवा ना सको। तुम्हें लगता है कि यार ये बंदा जो है ना, ऐसे बोलते हैं ना एम्प्लॉय का, कि उस बंदे को नौकरी पे कभी नहीं रखना इसको निकाल ना सको। मिसाल के तौर पर तुम्हारा रिश्तेदार है कोई, उसको नौकरी पे रख लिया, बेचारा गरीब है यार, जरूरतमंद है, लेकिन अगर इतना करीबी रिश्तेदार है कि अगर ये काम खराब करेगा मैं निकाल भी नहीं पाऊंगा, तो फिर इतना मेहरबानी नहीं करना। क्योंकि आपने रख तो लिया और फिर वो सही काम ना करे तो आप कुछ बोल भी ना सको। तो ऐसा नहीं, किसी और के पास लगवा दो, फिर बहुत आपको मोहब्बत है उस रिश्तेदार से, आप वो कहीं और लगवा दो, ताकि अगर वहां सही काम नहीं करे डंडा भी तो मिले उसको। अगर आपने अपने पास ही रख लिया उसको, तो फिर आप कुछ कह भी नहीं सको, तो ये तो गड़बड़ है ना। तो यही बात है, ये भी है, बैंक भी लोन देने से पहले कभी भी ये नहीं करेगा काम, ऐसे बंदे को बैंक कभी लोन देगा ही नहीं जिससे बैंक वसूल ना कर दे। बैंक लोन देने के लिए इतनी इतनी लंबी चौड़ी कहानी होती है ना। अगर अगर एक बंदे ने बीच में मुझे कहा था, बोला अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी हो ना, बहुत अच्छी लग रही है प्रॉपर्टी, लेकिन डाउट हो गया है प्रॉपर्टी में कोई पंगा तो नहीं है, ये ना हो कि बाद में जो है कोई डॉक्यूमेंट्स में इशू आ जाए, एक काम करो बैंक के पास जाओ और बोले यार मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है लेकिन मेरे पैसे नहीं है, तो लोन के लिए अप्लाई कर दो। बैंक वाले उस प्रॉपर्टी की ऐसी इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, अगर बैंक ने ओके कर दिया हम आपको लोन देने को तैयार हैं, बैंक से नहीं लेना लोन, भले खुद ही खरीद लेना। लेकिन अगर बैंक ने बोल दिया ना लोन देने को तैयार है, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी बिल्कुल हर तरह से क्लीन हो। मतलब बैंक आपको ऐसे लोन देता ही नहीं, आपको लोन देगा ना, आप बोलेगा क्यों चाहिए लोन, पूरी आप बोलोगे मुझे ये घर खरीदना, पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा उस घर की, हर तरह से उस घर की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, भाई इसमें कोई पेपर में मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा बाद में पंगा ना आ जाए। तो बता भी देते हैं कोई मसला हो तो मसला हो तो बता देंगे आपको, बोलेंगे भाई ये इस प्रॉपर्टी के नाम आपको लोन नहीं दे सकते, प्रॉपर्टी सही नहीं है। तो ये है सीन। एक मरतबा मेरे एक दोस्त ने जो है ना बैंक के लिए इस तरह से घर खरीदना था, तो लोन के लिए अप्लाई किया था बैंक में। तो बैंक वाले, इस्लामिक बैंक था, इस्लामिक बैंक वाले क्या करते हैं कि वो आपको पैसे नहीं देते, वो पार्टनर बन जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं अच्छा कौन सा घर है, अच्छा ये घर है, ठीक है हम जाके उस घर खरीद लेते हैं और फिर हम आपको बेच देंगे ये घर। मिसाल के तौर पर हमने वहां से जाके 2 करोड़ में खरीद लिया, आपको 2.5 करोड़ में बेच दिया, लेकिन वहां हम फौरन पेमेंट कर देंगे और आपसे आराम आराम से आहिस्ता 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 पेमेंट ले लेंगे। तो मतलब यहाँ तक तो ये बात सही है। इसके अलावा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्टिंग बात है वो ये है कि इसमें
अगर आप कोई पेमेंट डिफॉल्ट कर जाओ, आपकी मंथली जो पेमेंट बनती है 2 लाख रुपए की बनी, अगर आपने एक महीना नहीं दी तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टी वेनल्टी लगती है, उसमें प्रॉब्लम है। अगर ये ना लगे तो बाकी वैसे सिनेरियो तो ये बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है, इसमें कोई मसला नहीं, किसी को भी वो नहीं है कि आप एक चीज लेकर महंगी बेच दो दूसरे को। ठीक है ना, इट इज अलाउड, पैसे डिसाइड हो जाते हैं। तो बहरहाल ये था, मैं आपको ये बता रहा था कि दोस्त ने मेरे अप्लाई किया था, उन्होंने यहाँ तक भी इन्वेस्टिगेट किया था कि भाई कुछ लोग के नंबर वगैरह दो, जो आपके दोस्त वगैरह हैं, कोलीग हैं, जानने वाले हैं, और मेरा भी नंबर दे दिया। तो भाई इतना दिमाग खराब कर दिया था बैंक वालों ने मेरा भी, मेरे घर तक आ गए थे। मैंने बोला भाई मेरे घर क्यों आए हो, यहाँ क्यों आए हो? मेरे घर पे ऊपर नीचे पड़ोसी से पूछ रहे हैं, ये बंदा यहीं रहता है ना, ये एड्रेस लिखा हुआ है, ये जो है कहते हैं। मैंने कहा भाई उस, कह रहे नहीं वो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया, तो आपकी भी पहले इंक्वायरी कर ले कि आप सही बंदे हो, आप उसकी गारंटी ले रहे हो। तो मतलब यहाँ तक बैंक वाले इंक्वायरी करते हैं। अच्छा ये नहीं नहीं, अब इतना भी नहीं है, मैं तो इतनी पक्की दोस्ती भी नहीं है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, मैंने कहा भाई देखो, अगर आप मुझसे एक ओपिनियन ले रहे हो कि भाई वो बंदा कैसा है, तो मैं ओपिनियन दे सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ना करे अगर उसकी नीयत खराब हो गई, उसने नहीं दिया, तो मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ बिल्कुल भी। ये ना हो कि आप मुझसे आगे मांगना शुरू कर दो। बैंक वालों ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, वो तो हमारा अपना रिस्क है, थोड़ा रिस्क हम भी लेते हैं। बोला हमसे जनरली आपसे एक ओपिनियन मांग रहे हैं कि यार बंदा सही है, 2 नंबर तो नहीं है। लेते हैं भाई, मैं कह रहा हूँ बैंक वालों की हर तरह की सेटिंग होती है, मैं बता रहा हूँ सीधे तरीके से भी सेटिंग होती है उनकी, और भाई लोगों से भी होती है, करवा लेते हैं वो अपना काम। कभी बैंक के पैसे कोई इतनी आसानी से खा नहीं सकता। अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे थे डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। क्या डिफरेंस है? ऑर्डिनरी शेयर में क्या है भाई, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द कंपनी है। ठीक है। डिविडेंड इज पेएबल ओनली इफ देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट्स। नो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, ट्रीटेड एज ओन कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कि अपने खुद के कंपनी के ओनर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे क्या है, नो कंट्रोल, उनकी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है। और अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, उनको अगर एक साल डिविडेंड ना मिले तो अगले साल क्या होगा, डबल होके मिलेगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव ये कि अगर एक साल आपका तय है कि भाई हर साल आपको 10% डिविडेंड मिलना है, लेकिन एक साल हालात खराब है, मिला ही नहीं डिविडेंड, तो अब अगले साल क्या होगा? अगले साल डिपेंड करेगा आपका प्रेफरेंस शेयर कौन सा था। अगर आपने क्यूमुलेटिव खरीदा है तो जितने सालों का नहीं मिला उतने साल का जमा होके मिलेगा एक साथ, जब भी हालात अच्छा हो। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो क्या होगा? नॉन क्यूमुलेटिव मतलब ये जिस साल नहीं मिले तो गए बस। ठीक है ना, मिसाल के तौर यान, तुम्हारी अगर महीने की पॉकेट मनी है 5,000, अगर किसी वजह से इत्तेफाक से कोई एक महीना ऐसा हुआ कि अब्बू भूल गए, तुम भी लेना भूल गए, अगले महीने तुम्हें याद आया, अब तो क्या करोगे, डबल लोगे या बस 5 ही लोगे? अब ये इसका मतलब है तुमने रखा हुआ है, डील बनाई हुई क्यूमुलेटिव की, कि अगर एक महीना नहीं मिले तो अगले महीने में डबल लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव की डील होती तो छोटा बच्चा होता तुम्हारी जगह, तो अब्बू बोलते चलो बेटा बस कोई जरूरत नहीं है, बस हो गया ना, महीना गुजर गया, अब आपके लिए इतने बहुत है। नहीं है बच्चा भी और बिगड़ जाएगा, और समझदार होता अब्बू कम कर देते, क्या यार एक महीना पूरे मांगे नहीं, इसका मतलब पुराने वाले ही चल रहे हैं, तो थोड़े कम कर दो, ज्यादा तो नहीं दे रहा कहीं मैं, पिछले महीने के बच कैसे गए। ठीक है, हाँ बेच सकते हैं। देखो प्रेफरेंस शेयर्स का या ऑर्डिनरी शेयर्स का, दोनों का रूल यही, कंपनी को वापस नहीं कर सकता। आप बाहर जिसको चाहो बेचो, कोई मसला नहीं, लेकिन कंपनी से डील नहीं कर सकते कि भाई मैं आपको रिडीम कर लूँ शेयर। शेयर रिडीम होना मतलब शेयर वापस करना, पैसे लेना, ये मना है। जब बाहर किसी को भेजे तो उसे कंपनी डिविडेंड देती है, आपको देती है, उसको देगी ना, जिसके नाम पे शेयर होगा उसको मिलेगी डिविडेंड। कंपनी का ना डिविडेंड इशू, शेयर इशू, वो डिविडेंड देने की डेट होती है, कंपनी बोलती है पहले से डेट अनाउंस कर देती है कि भाई इस तारीख को हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो इस तारीख तक जिसके नाम पे शेयर होगा इस साल का शेयर उसको मिलेगा। ईयर एंड कट ऑफ डेट कंपनी खुद बता देती है, अनाउंसमेंट कर देती है। अच्छा भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है, नो कंट्रोल, फिक्स डिविडेंड, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब कि उनको जो है कहते हैं डिविडेंड पहले मिलेगा, और ट्रीटेड एज प्रायर चार्ज कैपिटल। क्या मतलब, दैट इज पार्ट ऑफ लोन कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर रिडीमेबल हो उनको लोन कैपिटल कंसिडर किया जाता है। ठीक है। तो इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर एंड डिवेंचर्स। डिवेंचर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स में डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनरी शेयर जो है ओनर्स कैपिटल है, डिवेंचर जो है लोन कैपिटल है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो है वो शेयर होल्डर है कंपनी के, डिवेंचर होल्डर्स जो है वो ट्रेड पेबल्स तो नहीं है, लेकिन मतलब नॉन करंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल लिख दिया हमने, तो लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। डिविडेंड इज पेड एज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट इज चार्ज और एक्सपेंस। डिविडेंड जो होगा, इसका डिविडेंड क्या होता है, ये एक्सपेंस में नहीं जाता, इसका डिविडेंड एक्सपेंस में जाता है।
और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट के हिसाब से पे होता है, और डिवेंचर्स का जो होता है वो प्रॉफिट के हिसाब से नहीं होता, जो फिक्स्ड होता है वही होता है। वाइंड अप करते हैं। Recording in अच्छा, अब इसके progress. बाद क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस क्या क्या है भाई? ये तो ऑलरेडी रिपीट हो गए, तो ऊपर हम लिख चुके हैं। Member of the company, not member of company. Dividends are paid to preference shareholders. Interest is paid. अच्छा, preference shareholder and debenture है, सॉरी। ये प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी का फर्क था, अब प्रेफरेंस और डिबेंचर का फर्क है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर्स का फर्क। मेंबर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेंबर्स ऑफ द कंपनी है। और डिबेंचर होल्डर्स जो है वो क्या है? मेंबर्स नहीं है कंपनी के। डिविडेंड्स आर पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इंटरेस्ट इज पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले के पास क्या है? मोर राइट्स हैं, गिव मोर राइट्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और डिबेंचर होल्डर का जो है लेस राइट्स हैं। सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? ठीक है, सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये ऑर्डिनरी काट देते हैं, खाली प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बोथ गेट फिक्स रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रेफरेंस वालों को भी और डिबेंचर वालों को भी फिक्स रिटर्न मिलता है। दोनों के पास वोटिंग राइट नहीं होता। दोनों ही कंपनी की गियरिंग रेशियो को बढ़ा देते हैं। ये शायद आपके सिलेबस में नहीं गियरिंग अभी। बोथ गेट प्रेफरेंस ओवर ऑर्डिनरी। दोनों को जो है ना ऑर्डिनरी के ऊपर प्रेफरेंस मिलेगी इन टाइम ऑफ इनसॉल्वेंसी। इनसॉल्वेंसी मतलब कंपनी अगर बंद हो रही होगी, पहले किसको पैसा मिलेगा? सबसे सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा? प्रेफरेंस को या डिवेंचर को? सबसे पहले डिवेंचर को, फिर उसके बाद किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को, और फिर आखिर में किसको मिलेगा? ऑर्डिनरी को। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो। डिवेंचर कौन है? डिवेंचर होल्डर इज एन आउटसाइडर। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर ऑर्डिनरी। ठीक है, सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को मिलेगा, दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तीसरे नंबर पे फिर ऑर्डिनरी को। ऑर्डिनरी जो है वो ओनर है, रियल ओनर है कंपनी का। ये बंदा तो लैंडर है, ये तो ओनर है ही नहीं, इसने तो कंपनी को उधार ही दिया है। और ये बंदा जो है ना, इसके अंदर दोनों खुसूसियात हैं। कुछ पार्ट इसका लैंडर का है, कुछ ओनर का है इसमें, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ये देखा जाएगा रिडीमेबल है या नॉन रिडीमेबल। अगर रिडीमेबल हुआ तो वो पूरा का पूरा किस में चला जाएगा? लैंडर में, डिबेंचर होल्डर की तरफ चला जाएगा। रिडीमेबल मतलब कि जो पैसे भी वापस ले लेगा अपने। और नॉन रिडीमेबल होगा तो वो किस में जाएगा? नॉन रिडीमेबल के अंदर दोनों कैटेगरी थोड़ी थोड़ी सी हैं, लेकिन वो जाएगा किस में? ऑर्डिनरी के हिस्से में। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब डेट और इक्विटी का फर्क है, देखो। ये जो है ना, ये चीज है, ये क्या है? डेट है। ये क्या है? इक्विटी है। और इसके अंदर क्या है? अगर रिडीमेबल है तो ये भी डेट होगा। और अगर ये नॉन रिडीमेबल है तो ये इक्विटी है।